हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों। तो अभी हम करेंगे बायोलॉजी का जो सेकंड जो मैंने इधर लेक्चर लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन थी, वो भी आपको करनी ज़रूरी है। तो अभी हम इधर स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो मैं लेक्चर के बेस पर ही नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। तो वैसे ही आपने प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे चल के। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है, जो स्टार्टिंग से जो लेक्चर का जो फेज बनाती है वो वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेम स्पीसीज। तो मतलब स्पीसीज सेम होनी चाहिए। अगर स्पीसीज सेम है तो उनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो वेरिएशन में आएगी ही आएगी। अगर बात क्लियर हो चुकी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ। मान लो कि स्पीसीज सेम है, नस्ल सेम हो, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो जो न्यू बेबी बोर्न होगा उनका, तो वो अपने पेरेंट्स से काफी हद तक डिफरेंट होगा। तो अब उन सभी को क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलेंगे। डिफरेंसेस जो आ जाते हैं जनरेशन में उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोल देते हैं। तो मैंने आपको पहले भी करवाया कि जेनेटिक्स का फादर जॉर्ज जॉन मेंडल को माना गया है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट थे, जो क्रोमोसोम नंबर जो है 2n14 था, और पाइसम सेटिबम इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो वो कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे जिन कैरेक्टर्स को लेकर के मतलब मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स लेकर के, डोमिनेंट मतलब जिनका जो इफेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन दिखता रहे। मतलब जब कोई न्यू बेबी बोर्न होता है, चाहे वो प्लांट्स में चाहे वो एनिमल्स में, तब उसका जो कैरेक्टर शो हो रहा है, जो उसका इफेक्ट, जो किसी जीन्स का कैरेक्टर शो हो रहा है, तो इसका मतलब अब उसी का इफेक्ट रहेगा पूरी लाइफ टाइम तक। उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो हाइड हो जाते हैं, जिनके कैरेक्टर शो नहीं होते, उनको हम रिसेसिव बोल देते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे स्टेम की हाइट ली उन्होंने, तो एक स्टेम जो था वो टॉल ले लिया, दूसरा स्टेम जो लिया उन्होंने डवार्फ ले लिया। डवार्फ मीन्स बोना होता है, बोना। क्रोमोसोम नंबर क्या है? 4 है। कलर जो फ्लावर कलर है उसको एक बार वायलेट लिया और कैपिटल वी में इसको डोमिनेंट रिप्रेजेंट किया, और एक फ्लावर उन्होंने व्हाइट लिया जिसको स्मॉल वी के साथ उन्होंने रिसेसिव क्या रखा? शो कर दिया। तो 1 क्रोमोसोम नंबर था। फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल भी होती है, एक्सियल भी होती है। एक्सियल को उन्होंने डोमिनेंट माना, और ए जो है इसको डोमिनेंट कैपिटल के साथ और स्मॉल ए को रिसेसिव के साथ। पोड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड दिखाया गया। पोड कलर ग्रीन दिखाया गया, येलो दिखाया गया। सीड शेप राउंड एंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो मेरे बच्चों, आप एक बार इस टेबल को जरूर देख लो। इस टेबल में क्या दिखाया गया? मैंने आपको कैरेक्टर्स और डोमिनेंट और रिसेसिव वाइज उनको कैटेगराइज करके रखा है, जो मेंडल ने चूज किया था जिस तरीके से। तो मेंडल ने स्टडी किया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, दोनों को स्टडी किया। अब फिनोटिपिक का मतलब जो शो हो रहा है, जो उसका फिजिकल बन चुका है, जो उसकी फिजिकल बनतर है, उसको फिनोटिपिक बोलते हैं। मतलब कि काला है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, छोटा है, ये फिनोटिपिक हो गया। जीनोटिपिक रेशियो जो होती है जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है, जीन्स की कॉम्पोजिशन होती है कि कौन कौन से जीन्स मिलकर के उन्होंने मतलब जीनोटिपिक रेशियो बनाई, जिसके कारण उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन बन के आई। मतलब अगर बात करूं, जैसे मान लो टॉल वाली एक जीन और एक रिसेसिव वाली जीन दोनों जुड़ गई, लेकिन जो टॉल वाली एक टॉल वाली जो डोमिनेंट है और डवार्फ वाली जो है वो रिसेसिव है। दोनों जीन्स को रखा, लेकिन एक्सप्रेशन शो किसका होगा? वो टॉल वाली का ही होगा ना। तो टॉल वाली क्या होगी? फिनोटिपिक दिखा रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब अब एक्सपेरिमेंट जब करने लगे तब कौन कौन सी टेक्निक उन्होंने मतलब चूज की उन्होंने यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे। उन्होंने पहले तो प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया, दूसरा फिर हाइब्रिडाइजेशन कराई उन प्योर प्लांट की। करवाने के बाद फिर जो हाइब्रिडेशन में हाइब्रिड बन के तैयार हुए, फिर उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। अब जो थर्ड टेक्निक है, देखो मैंने सारे बना के रखे हुए हैं ताकि मेरे को भी दिक्कत ना आए पढ़ाते टाइम और आपको भी दिक्कत ना आए लिखते टाइम। तो सीड
सेल्फ ब्रीडिंग। अब देखो थर्ड स्टेप था बहुत इंपॉर्टेंट, वही है कि जो जब हाइब्रिडेशन में हाइब्रिड तैयार हो गए तब वो हाइब्रिड से उन्होंने सेल्फ ब्रीडिंग करवा के F2 और F3 जनरेशन तैयार करवाई। तो ये थे 3 स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट या प्योर पेरेंट प्लांट। अब इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा? तो 3 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं अलग अलग। तो प्योर जो था कि इनिशियली जो मेंडल थे उन्होंने 34 टाइप की जो वेराइटीज थी पी की, उन्होंने वो वाला सिलेक्ट किया और मतलब करने का, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स करने स्टार्ट किए। फिर उन्होंने देखा कि अब 34 पर डिफिकल्ट हो रहा था, तो मतलब फिर उन्होंने उन 34 में से जो अच्छा रिजल्ट दे रहे थे 22 के करीब उन्होंने फिर सिलेक्ट की वैरायटीज। अब 22 में से भी 7 पेयर ऐसे रहे, 7 वैरायटीज ऐसी रही जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सफल रही, तो उन्होंने 7 पेयर को ही फिर रखा, जिनको प्योर प्लांट में रखा गया, प्योर ब्रीड में रखा गया। अब प्योर ब्रीड का क्या मतलब, सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है कि मान लो, इसका मतलब कि मान लो कि जब टॉल प्लांट जो होता है, मान लो अब उस टॉल प्लांट ने आगे जो अपने न्यू बेबी बॉर्न किए हैं, तो उस न्यू बेबी बॉर्न जो प्लांट हैं वो सारे के सारे टॉल आएंगे। फिर आगे जनरेशन देखी गई, फिर उस जनरेशन से जो पैदा हुई थी तो उससे भी सारे टॉल पैदा हुए। तो मतलब ऐसे करते करते तो एक आधा जो बीच में डिफेक्टेड तो आया, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो थे वो टॉल ही नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्योर ब्रीड हो गई। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, या प्योर वैरायटी गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे हैविंग सिमिलर ट्रेड्स, उनके सिमिलर ट्रेड्स होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जब उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाएगा और सेल्फ ब्रीड करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज आएगी। टॉल वेराइटी प्रोड्यूस टॉल ऑफस्प्रिंग, देखो लिखा है, अगर टॉल वेराइटी है वो टॉल ही जो बेबीज हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। वायलेट फ्लावर हैं तो वायलेट फ्लावर ही प्रोड्यूस करेंगे, वाइट है तो वाइट ही प्रोड्यूस करेंगे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर्म्ड पेरेंट जनरेशन एंड यूज द नेक्स्ट स्टेप। तो फिर जब ये ऐसा हुआ, मतलब प्योर प्लांट हमें पता चल गया, तब हमने नेक्स्ट स्टेप में उनको यूज करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद इसका मतलब होता है कि ये पेरेंट्स प्लांट से जब मतलब एक जनरेशन पैदा हुई तो हाइब्रिड तैयार हुई। अब उस हाइब्रिड जो F1 जनरेशन तैयार हुई, अब उस F1 जनरेशन से F2, F3, F4, F5 इस तरह से हम करते रहेंगे तैयार। तो 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट एनिमल नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये तो मैंने सिंपली वैसे लिखा हुआ है, तो जब उनको हम क्रॉस करवाते हैं, ये तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मेटिंग या क्रॉस करवाते हैं। अगर आप एनिमल्स की बात करें, अगर आप देखो सेम स्पीसीज की है, अगर काऊ है तो काऊ को अगर काऊ के साथ ही क्रॉस करवाओगे तो काऊ ही पैदा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एलिफेंट ले लो, एक काऊ ले लो, उनको क्रॉस करवाओ तो क्या पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब भी कभी करना है तो बस सेम स्पीसीज में ही करना है। तो देखते हैं आगे। प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग क्रॉसिंग ट्रेड्स वर क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें यही लिखा हुआ कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं वो तभी दिखेंगे आपको, कंट्रास्टिंग ट्रेड जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा छोटा है, उसका कलर हरा है, भूरा है, नीला है, वो किसके कारण आया? जब प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाया गया। अब जो प्लांट्स के डोमिनेंट कैरेक्टर थे वही तो आपको नजर आएंगे ना, अदरवाइज थोड़ी नजर आएंगे। तो 50% जो फ्लावर होते हैं वो मतलब फीमेल की तरह रिएक्ट करते हैं, 50% जो फ्लावर होते हैं वो पेरेंट जो मेल की तरह काम करेंगे। अब क्रॉसिंग पॉलिनेशन इन्वॉल्व्ड डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का डस्टिंग होगा, 1 trait ओवर द स्टिग्मा ऑफ 2nd trait। देखो यही लिखा हुआ है कि उसी सेम प्लांट पे जो 2 अलग अलग डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स थे, उनमें से एक मेल था एक फीमेल था। तो मेल वाले से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स एंथर से उठ करके कहाँ डस्ट हो गए, डस्ट ऑफ मतलब लग गए, चिपक गए स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल वाले पार्ट जो होते हैं, ठीक है। तब क्या हुआ, जब मान लो कि यहाँ पे मैंने दिखाया गया
कि एक मैंने एक्सप्रेशन दिखाया है, एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, उनका क्रॉस करवाया गया तो सीड्स पैदा हुए। जब सीड्स को उगा के देखा तो सारे के सारे टॉल पैदा हुए, तो F1 जनरेशन थी। ठीक है, अब सारे के साथ जितने भी टॉल पैदा हुए तब उनको मैंने सेल्फ पॉलिनेट करवाया, उनको खुद के साथ ही पॉलिनेट करवा दिया। तब खुद के साथ पॉलिनेट करवाने के बाद जो मतलब सीड पैदा हुए, जब उनको ग्रो करवाया गया तब कुछ जो थे ज़्यादा मैक्सिमम जो रेशो थी वो टॉल की पैदा हुई, लेकिन एक रेशो जो निकल गई वो ड्वार्फ की पैदा हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन ने जो प्रूफ दिया, यही प्रूफ दिया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर या जो प्योर लाइन ब्रीड्स होती हैं वो सिर्फ क्या देती हैं, वैसे ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देती हैं जैसे कि डोमिनेंट के होंगे। ठीक है जी, तो यही था। फिर आगे जाकर के फिर इन्होंने फिर इनको भी आगे फिर आगे इनका जो डाइहाइब्रिडेशन क्रॉस करवाया गया। ठीक है जी, चलो देखते हैं आगे। फिर सबसे जरूरी होता है कि स्टेप कौन कौन से हम हाइब्रिडाइजेशन में जो फॉलो करने होते हैं। पहले है इमेस्कुलेशन, जो कि मेंडल ने भी जो जो स्टेप फॉलो किए वही हैं सारे के सारे। इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि पहले जब उसने अपना सिलेक्ट किया, मान लो सिलेक्ट क्या किया कि उसने मेल प्लांट बनाना है, ठीक है, तो मेल प्लांट बना लिया। तो कैसे बनाया, तो फीमेल वाले पार्ट को सभी को निकाल दिया फ्लावर में से। अब मान लो उसका मन किया कि मैंने फीमेल वाला बनाना है, तो उसने मेल वाले पार्ट सारे के सारे निकाल दिए। तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बैगिंग की बात करूं, बैगिंग, अब जो फ्लावर्स होते हैं, मान लो जो मैंने अभी क्या बोला कि मैंने भी एक को फीमेल बना दिया, एक को मेल बना दिया। अब जो फीमेल था, जो दूसरे वाला जो मैंने मेल बनाया, मेल पे अब क्या आएंगे, पोलन्स आएंगे। अब पोलन जो मेल वाला बनाया था वो अदर प्लांट के फ्लावर को ही तो बनाऊंगा ना मैं। तो जब बनाया तब मैंने क्या किया, उसके जो पोलन ग्रेन्स थे, जो मैंने फीमेल वाला फ्लावर बनाया था उसके ऊपर डस्ट कर दिए। अब उसके ऊपर किसी और के पोलन ग्रेन्स आके ना लग जाएं, तो इसीलिए मैंने उसको बैगिंग किया, कवर कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो सकती है मिस हैपनिंग, तो वो ना हो जाए तो मैंने उसको कवर किया। पोलन ग्रेन्स भी मैं खुद डस्ट करूंगा, उसके ऊपर देखो डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ये मैंने लिखा हुआ है। तो पोलन ग्रेन जब डस्ट करने हैं, सिलेक्टिव पोलन ग्रेन जो सिलेक्ट करके जो आपने डस्ट करने हैं फीमेल पार्ट के ऊपर, वो भी आप बड़े फाइन ब्रश के साथ जहाँ अच्छे तरीके के साथ करोगे। फिर टैग लगाना होता है कि पता चल जाए कि कौन से प्लांट को हमने रेडी कर लिया, अब कौन सा रह गया। क्रॉसिंग करवानी होती है, क्रॉसिंग ध्यान से करवानी होती है। ठीक है, वही चीज हो गई। क्रॉसिंग क्या करवाएंगे, मान लो आपने सेलेक्ट कर लिए प्लांट्स, तो दो प्लांट्स हैं मेरे पास, एक प्लांट को मैंने फुली मेल बना दिया, दूसरे प्लांट को मैंने फुली फीमेल बना दिया। अब मेल वाला जो पार्ट है उसमें से आएंगे पोलन ग्रेन्स, तो मैंने उठाए पोलन, और जो फीमेल वाला था। तो अब अगर क्रॉसिंग समझ चुके हो आप, तो फिर उसके बाद सीड जो कलेक्ट करने हैं उनकी जो परमानेंट जो डेट होती है, जो आपका फिक्स किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि कब जो सीड्स की जो प्रेपरेशन होगी, मतलब सीड जब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उनको कलेक्ट भी फिर ध्यान से करना है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। क्रॉसिंग में वही हो गया कि दो प्लांट्स रखे हुए हैं, एक को मेल बनाया, एक को फीमेल बनाया। तो मेल वाले के जो पोलन्स हैं वो ध्यान से कलेक्ट करके फीमेल वाले जो प्लांट जो बनाया था पूरा फुली, उसके ऊपर हमने डस्ट करना होता है। ठीक है, तो फिर क्रॉसिंग हो जाती है इस तरीके से। तो यही था। ठीक है, तो अब इनके बाद क्या है कि जो मैंने ये वाला लिखा हुआ है इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। यही था कि अब मेंडल को क्यों नहीं रिकॉग्निशन मिली जब वो जिंदा था तब। ठीक है, मरने के बाद 10-15 साल बाद ही मेंडल का नेम लिया गया, क्योंकि तब क्या था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ना नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरीज थी, जैसे डार्विन की थ्योरी है, जो हमारे डार्विन साइंटिस्ट थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एवोल्यूशन के ऊपर सर्च कर रहे थे पूरी। मतलब जो एवोल्यूशन का अगर जिक्र करूं, एवोल्यूशन मतलब जो पुराने जानवर थे उनका अभी के जानवरों के साथ क्या रिलेशन है, इस तरह से जो मतलब इधर वाले जो जानवर हैं वो किसी अदर कॉन्टिनेंट के साथ कोई रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो ये डार्विन का जो सिद्धांत चल रहा था तब सर्च चल रही थी, तो सभी साइंटिस्ट जो थे उनका ध्यान डार्विन की थ्योरी की ओर था। जब मेंडल लेके आए अपना एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने इतना उनको मतलब ध्यान नहीं दिया, तो मतलब नेग्लेक्ट किया, मतलब एक इग्नोरेंस सी मिली उनको। ठीक है,
उनमें अग्रेसिवनेस नहीं थी, मतलब उनमें गुस्सा नहीं था, अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो रोबदारी से बयान ना कर पाए। अगर मान लो भीड़ में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो किसी ने बोल दिया कि आपका ये नहीं चलेगा, तो मतलब अब मेंडल ने भी मान लिया तो नहीं चलेगा, मतलब उन्होंने आर्गुमेंट कभी किया ही नहीं। ठीक है, तो बस यही था कि फिर उनके पास टाइम जो था, साइंटिस्ट के पास जो टाइम था वो सारा डार्विन के थ्योरी के ऊपर लगा हुआ था। उनके पास कोई पक्का प्रूफ नहीं था, पक्का फैक्टर नहीं था मेंडल के पास। वो मैथमेटिकली इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन तब जो इन्होंने मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन जो सिलेक्ट किए थे, तब उनके जो बाकी अदर साइंटिस्ट हैं उनको ये वाली समझ में नहीं आई। और दूसरा ये बोल भी सकते हैं कि उनका ध्यान नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान से उस वाले एक्सपेरिमेंट को तब नहीं देखा, जिसके कारण इनको इग्नोरेंस मिली, इनको रिकॉग्निशन ना मिली। ठीक है जी। तो फिर जब हुजो डी वेरिस या हॉलैंड ऐसे साइंटिस्ट आए, तब उन्होंने ये सारा दोबारा से प्रिपेयर किया और देखा, तो तब उनको पता चला कि मेंडल काफ़ी आगे की बातें कर रहे थे, जो जैसे मैंने यहाँ लिखा अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब जो टाइम तब चल रहा था उनसे 50-100 साल, मतलब एक सदी की मतलब पहले की बातें मेंडल बता के चले गए। तो जो तब के साइंटिस्ट को मजाक लग रहा था। बस यही थी इग्नोरेंस मिलने का कारण। जब हुजो डी वेरिस, हॉलैंड, कार्ल ये वाले जर्मनी के साइंटिस्ट इन्होंने स्टडी किया, तब उनको पता चला कि ये काफ़ी आगे वाले समय की बातें करके चले गए थे, जो बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तब उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। तब फिर उन्होंने सभी साइंटिस्टों ने इस चीज़ का बड़ा अफसोस मना करके तब उनको जेनेटिक्स का फादर घोषित कर दिया, क्योंकि सब जेनेटिक्स जो है अब उन्हीं के लॉज के ऊपर पूरी की पूरी मतलब है क्या है डिपेंडेड हो रही है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ऐसा ही ये लेक्चर मेरा आज का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपको। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर अच्छा लगता है कि सर के साथ पढ़ के अच्छा लगता है तो तब भी मेरे को लिख दो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। तब हम जो अपना पढ़ाने का जो वे होगा, स्टाइल होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो टाइम में से टाइम निकाल के आपके लेक्चर प्रिपेयर करके आपको ये डाल रहे हैं। तो ये भी दोबारा से फिर डालेंगे, लेकिन जब बैच स्टार्ट होगा तब हम कंटिन्यू वहीं से करेंगे, जब हम ये वाले लेक्चर जब छोड़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते रहो, आबाद रहो, खुश रहो।